जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है जिसमें हमने करेक्शन को डील करना है, और एक आपका दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने वन पेपर को डील करना है। तो वो मेरा ख्याल है कि सब ने वो स्केजुअल देख लिया होगा। उसमें इस तरह है कि एक आपका लेक्चर लाइव हुआ करेगा, जैसे ये आपका लेक्चर लाइव हो रहा है, और उसके बाद दो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिला करेंगे, एक इंग्लिश करेक्शन के ऊपर और उसके बाद जो है दूसरा आपका वन पेपर के ऊपर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको टाइमली जो है वो कंप्लीट कर दें। स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको चेक कीजिएगा। और आवाज़ चेक करें ज़रा, बिल्कुल क्लियर है सबको? चलें ठीक है जी। अच्छा, उसमें जो था ना वो आपका इंग्लिश ऐसे, और उसके साथ साथ आपका पैसेज था, आपका उसके ट्रांसलेशन का पैराग्राफ था, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाता है थोड़ी देर तक। तो आप उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद लिखने के बाद जो है वो आप पीडीएफ उसका बनाएंगे और शेयर कर देंगे आपको। ये फ्राइडे का मेरा ख्याल हमारा टास्क है, सैटरडे को आपकी प्रेस ही है, और इस तरह बनाया हुआ है हमने स्केजुअल, जो भी बना है वो आपके सामने मौजूद है, मेरा ख्याल है सबको मिल गया। तो इस तरह वो जो है ना वन बाई वन हम कोई अराउंड अबाउट 10 से 12 एसेस को करेंगे, और उसके साथ साथ जो इतनी जो है ना प्रेसिस को करेंगे, और इसके साथ साथ और भी जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं वो भी करेंगे, और इस तरह लेके चलेंगे इसको। तो स्केजुअल तो शेयर्ड है आपके साथ, मुझे जस्ट ज़रा ये ऑन हो जाए, इसको चेक कर लेते हैं। उतनी देर तक क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी। अच्छा, इस तरह है कि मैंने जो उसके सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ है उसमें 3 एक्ट्स जो है ना उनको बड़ा मैंने हाईली इम्पोर्टेंट कहा है, और वो वाकई ही हाईली इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो टॉप पे एक्ट आता है वो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इस तरह है कि सबसे पहले आपको कम से कम इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और हमें क्या चीज़, हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें देखें तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये असल में ऐसे है कि, जस्ट अ मिनट जी, जैसे ये पंजाब सॉरी पाकिस्तान की डिमार्केशन होती है, पाकिस्तान बनता है, तो उसके बाद ये होता है जी कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। उनमें एक डिपार्टमेंट जो है वो लैंड रेवेन्यू है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक एक्ट के तहत काम करता है। उससे पहले भी एक्ट मौजूद थे, 1948 वाला, और कुछ ब्रिटिश एक्ट थे 1892 वाला, और इस तरह के डिफरेंट एक्ट्स थे। लेकिन फिर जो पंजाब में आया एक्ट 1967 में, इस एक्ट को हम कहते हैं दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है इसका क्या मकसद था और क्यों ये बनाया गया और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई, असल में जितनी ज़मीनें थी लोगों के पास। अच्छा, ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये टोटली ज़मीनों के मुतल्लिक है। इसमें आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें आपके घर आ जाते हैं और इसमें बाकी चीज़ें हैं, उससे ये डील नहीं करता। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जब ये उनको भी थोड़ा बहुत डील करता है, वो भी मेंशन करेंगे आपको इंशाल्लाह, कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो रेवेन्यू का सिस्टम, मतलब लैंड का सिस्टम है, जो ज़मीनें हैं हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप ये सोचें कि ये जो एक्ट है 1967 का, और उसके बाद वो रूल्स हैं और बाकी जो है, ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल लैंड को डील करते हैं। फ़िलहाल आपने ये सोचना है, जब उसकी बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो है ना ये लैंड रेवेन्यू एक्ट ये आपका जो है वो लग सकता है। सो एग्रीकल्चर लैंड जितनी है ये उनको डील करता है जी आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये 1967 में आया है, और यहाँ पे लिखा हुआ पंजाब। ठीक है। ये जो है ना 1967 में, असल में उस वक़्त पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था,
एक आपका ईस्ट पाकिस्तान था, आपको पता है वो बांग्लादेश बन गया था 1971 में। तो उसके बाद से ना फिर इसका नाम चेंज किया। पहले ये माइक किसका होना है, माइक ऑफ रखें यार, किसका होना है? हाँ हाफिज़ नुमान आपका माइक होना है यार, क्या? और कोई प्रॉब्लम चेक करें ज़रा, ओके कंफर्म कीजिएगा मुझे। चलें जी। अच्छा इसमें इस तरह हुआ है कि आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस थे, एक वेस्ट प्रोविंस था, एक आपका जो है वो ईस्ट प्रोविंस था। तो 1971 में तो फिर ये वन यूनिट ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर हमारे प्रोविंसेस बन गए जिसमें पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था और सरहद था। तो उसमें एक प्रोविंस आपका पंजाब जो है, उसको उसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये पंजाब में ही लग सकता है। इसकी प्रोविजंस जो हैं वो सर्टन प्रोविजंस वो उन्होंने अपने एक्ट्स में, दूसरे एक्ट्स में भी शामिल हैं, आपके सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और बाकी प्रोविंसेस हैं। लेकिन जितनी भी हम बातें करेंगे ये सारी की सारी पंजाब की बातें होंगी, पंजाब के अंदर। सो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ इसमें सेक्शंस हैं। इसमें आपने जो चीज़ याद करनी है, सबसे पहले तो उसके चैप्टर्स देख लेने हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो कितने, और उसके बाद जो है उसमें टोटल सेक्शन जो है वो 1 बाय 1 कितने। तो इसको देख लीजिएगा, इसके बारे में मेरा ख्याल है डिटेल से बात करने बनता नहीं है। सो पहला जो चैप्टर है इसका वो प्रिलिमिनरी है, और ये तकरीबन आपके जितने एक्ट्स हैं, जितने लॉज हैं, उसमें तकरीबन यही आपका चैप्टर होता है। थर्ड सेक्शन जो है या फोर्थ सेक्शन, यहाँ पे फोर्थ सेक्शन है, थर्ड सेक्शन अमूमन जो है वो डेफिनेशन का होता है, और ये डेफिनेशन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बगैर आपको वो जो आप कानून पढ़ने लगे हैं आपको उसकी समझ नहीं आ सकती। बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ू का चीज़ों को मैनेज करना अगर आपको डेफिनेशंस नहीं आती। सो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने डेफिनेशन के ऊपर ज़रूर फोकस करना है, और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपके बन सकते हैं। तो हमने तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक तो हमने इसको समझना भी है और दूसरा हमने इसके एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करने हैं। सो चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अच्छा इसमें मेरा जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि आपको चीज़ें जो है ना वो एलेबोरेट करनी है, बजाय इसके कि मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुनाऊँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी टेक्स्ट पढ़ने की वहाँ पे टेक्स्ट को भी पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग टेक्स्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसान सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। मैं इसको जो है ना वो एलेबोरेट करूँगा, और आपको जो रियल जो सिचुएशन है रियल टाइम पे, तो वो आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये एक्ट नंबर जो है ये कितना है। एक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, एक्ट नंबर। अच्छा ये नंबर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इस नंबर का लिखने का मकसद ये है कि 1967 में ये आपके तकरीबन ये 17वां एक्ट बनता है, 17th। ठीक है, 17th एक्ट जो है ये 1967 का, 1967 का ये 17th एक्ट है। मतलब उस साल में 16 एक्ट्स जो थे, 16 कानून, 16 लॉज जो थे वो और भी बने थे, लेकिन जब 17वां लॉ आया तो उस वक्त ये लॉ जो था ये लैंड रेवेन्यू 1967 वाला था। ठीक है जी। सो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये 67 वाला जो लॉ है ये आपका 17th है। तो इसके एंड पे भी 7 आ रहा है और उसके एंड पे भी 7 आ रहा है, तो इस तरह भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, ये वाला 2। अब इसका क्या मतलब है, और इसके साथ आपको 1 भी नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आगे आपको कहीं पे 2 1 3 कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसके साथ 2 या 1 क्यों लगाया हुआ है? इसमें ये है कि ये एक्ट आता है जी आपका 1967 में। ठीक है, उस वक़्त इसका नाम होता है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट मुझे ज़रा अलाउ करने दें। उस वक़्त इसका नाम था जी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट, लेकिन उसके बाद फिर इसमें अमेंडमेंट आई है। ये जो आपके ब्लू कलर के जो है लिखा गया 1 2 3, आगे भी आएंगे और भी, तो इसको आपने समझना है हमेशा। जैसे ये लिखा हुआ है आपका अमेंडमेंट नंबर 3, तो ये लिखा हुआ है, तो ये आपके हैं अमेंडमेंट्स। तो ये अमेंडमेंट के ज़रिए से इसमें वेस्ट पाकिस्तान की बजाय यहाँ पे लिखा गया पंजाब। ठीक है, सो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एक्ट नंबर है जी आपका 17 ऑफ 1967। अब इसकी डेट भी देख लीजिएगा, डेट भी इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है शायद में भी इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी सकता है 1 पे, वो एमसीक्यूज़ टाइप में तो कुछ भी आ सकता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कमेंसमेंट की डेट है वो आपकी 7 दिसंबर 1967 है। अच्छा अब देखिए, ये जो एक्ट है
इस एक्ट में ये किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा आपका। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अब पहली बात है कि जब भी आपने जो ज़मीनें होती हैं ना, अच्छा ज़मीनों के ऊपर इस एक्ट का क्या मतलब है, मैं पहला आपको यूजेज इसका बता दूं इस एक्ट का, कि ये एक्ट जो है वो वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। आपके पास बड़ी बड़ी सारी ज़मीन है, मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है ना वो जी 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 100 एकड़ आपके पास ज़मीन है, और क्या ख्याल है कि आपने 100 एकड़ से पैदावार भी ली और आपने उससे अपना फ़ायदा भी लिया, आपको फसल भी अच्छी खासी होगी, अच्छी खासी उससे इनकम हो गई, तो क्या इसमें गवर्नमेंट का जो है वो कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिया हुआ है, कैनल सिस्टम दिया हुआ और इस तरह की बाकी चीज़ें, और उसके बाद जो डेफिनेटली आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मेन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर को कुछ करना भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो लैंड रेवेन्यूज़ हैं इनको कलेक्ट करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, जिसको वो मामला बोला जाता है, आप लोगों में से जो देहात में रहते हैं या जिनका ज़मीनों के साथ ताल्लुक़ है, तो उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मामला होता है, मामला ये होता है जी कि आपने, अच्छा वो मामला भी दो तरह का होता है, बाज़ को नहरी मामला भी होता है और दूसरा रेवेन्यू का भी होता है, तो मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू वाला मामला जो है ना, या जो टैक्स है जिसको हम टैक्स कह सकते हैं, गवर्नमेंट इस एक्ट के ज़रिए से अपने जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, उनसे टैक्स लेती है। और ये टैक्स कैसे लिया जाता है, ये आपका टैक्स जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ज़रिए से लिया जाता है। ये इसका एक यूसेज है इस एक्ट का, कि यहाँ पे ये आपका एक्ट इस्तेमाल होता है। अब दूसरा यूज़ ये है, अब देखें, आप में से बहुत सारे, बल्कि सारे ही जानते हैं कि एक बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, पर्सन ए ने प्रॉपर्टी बेचनी है, और जो आपका है पर्सन बी, उसने प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदनी है, ठीक है। अच्छा, इसको जो बेचने वाला होता है इसको मुश्तरी बोला जाता है, ठीक है, वो जिसको हम सेलर बोलते हैं, ये आपका मुश्तरी होता है, इसको रेवेन्यू की टर्म में मुश्तरी बोला जाता है। और वो जो आपका होता है उसको हम बाया बोलते हैं, बाया, ठीक है। बाया और मुश्तरी, ये एक एग्रीमेंट होता है इनके दरमियान, कि मुश्तरी कहता है जी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो 10 के नाल रकबा जो है ना उसको सेल करना है, और बी को, इसको जो बाया है उसको इसने सेल करना है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास एक रजिस्टर होता है, गवर्नमेंट के पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर लिखा होता है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो अहमद साहब हैं, ये अहमद साहब मुश्तरी हैं और बिलाल साहब जो है वो बाया है। तो अहमद साहब जो है ना उनका उस रजिस्टर में अंदराज होगा, उसमें अंदराज क्या होगा जी, उसमें ये होगा कि ये किला नंबर, और ये आपका जो है वो ये इनका नाम है, ये इनकी वल्दियत है, ठीक है, और उसके बाद ये इनका इतना रकबा जो है ना वो इनका बनता है। ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर को, ये क्योंकि मलकियत का रजिस्टर होता है, इसमें मलकियत लिखी जाती है, कौन सा बंदा किस गांव में कितने हिस्से का मालिक है। मलकियत का जो रजिस्टर होता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का जो रजिस्टर, इसको अगर उर्दू में देखें तो उर्दू में आप लोगों को बड़ा याद होगा, इसको जमाबंदी बोला जाता है, जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी। और जमाबंदी दो तरह की होती है, आपकी एक मिसल हकीयत होती है, फ़िलहाल आपको ऐसे ही इसको देख लेना है, इसको बाद में मैं बातें इसके ऊपर करूँगा बड़ी डिटेल के साथ। एक मिसल हकीयत होती है, अच्छा एक मैंने जो है ना वो देखे हैं वकील साहब, तो वो इसको मिसल हकीकत बोल रहे थे। ये मिसल हकीकत नहीं होती, ये मिसल हकीयत होती है, हकीयत, ठीक है, मिसल हकीयत। अब ये क्या होती है इसके ऊपर बातें करेंगे। और एक होती है आपकी मिसल मियादी, और इनका जो दोनों का नाम है, ख़ास तौर पर मिसल मियादी जो है उसको हम बोलते हैं जमाबंदी, ठीक है। जमाबंदी और मिसल मियादी ये एक ही नाम है, आप लोग इसके बारे में कंफ्यूज अभी ना हों कि ये पता नहीं मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, हकीयत मियादी और ये वो। फ़िलहाल आपने इसको सुन लेना है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है। आगे जब आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतालिक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है ना, इसको मिसल हकीयत या मिसल मियादी बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है जी सिर्फ़ और सिर्फ
जो आदमी किसी जगह पे मालिक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो घर है ना ये मेरे नाम के ऊपर है, मेरी मलकियत है। उस मलकियत को शो करने के लिए जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो मलकियत लिखी जाती है, उस रजिस्टर को हम रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बोलते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। और उसके लिए मैंने वो आपके सामने वर्ड्स रखे हैं, एक वो होता है मिसलकियत और एक होता है मिसल मियादी, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो कभी बातें करेंगे। अच्छा जी, एक तो इसके लिए भी आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहला था जी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट को प्रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और तीसरा है आपका, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट, असेसमेंट करने के लिए। कलेक्शन का मैंने आपको बता दिया, असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट किस चीज़ की? अब देखिए मुझे ज़रा ये कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर है, सब कुछ, को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नेट इशू है मेरा, वॉइस डिस्टॉर्शन है, काइंडली रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी लोग बताइए ज़रा प्लीज़, एवरीथिंग इज़ फाइन? चलें चलें, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसमें है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी। अच्छा, इसमें है जी आपका असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होती है? देखिए, 5 कनाल का रकबा मेरे पास है और 5 कनाल का मेरे 2 मुरब्बे छोड़ के, मुरब्बे आप इसको समझ लें फ़िलहाल, स्क्वेयर्स इनको इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसको कहता हूँ कि 5 कनाल किसी और मुरब्बे में उसी सेम लाइन में जो है ना वो पड़ा हुआ है, कि वो सेम क्या कहते हैं उसको, जी इधर रखते हैं, ठीक है, सेम किसी और मुरब्बे में जो है ना वो 5 कनाल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका भी जो सोर्स ऑफ ड्रेनेज है या पानी का जो सोर्स है वो फॉर एग्जांपल नहर है, ये नहरी ज़मीन है, सो नहर है ये, और इसका भी नहर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगी हुई है कपास और यहाँ पे भी लगी हुई है कपास। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो मैं 5 कनाल की बात कर रहा हूँ ना, हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है पंजाब में, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हज़ारों एकड़ के एक एक मुरब्बे के ऊपर और एक एक किले के ऊपर जाके वहाँ पे उसको जो है ना वो असेस कर सके कि बताएं इसकी कपास जो किस तरह की है, कितनी है और कितना रेवेन्यू हमने इससे कलेक्ट करना, ऐसा नहीं होता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये करता है जी कि आपका कोई एक मुरब्बा या कोई एक किला उसको पकड़ लेता है, उस लाइन में से, उस पत्ती में से, इसको पत्ती बोलते हैं फ़िलहाल, ये नई नई टर्म्स आपके सामने आएंगी तो उसके घबराना नहीं है, आपने थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये करता है कि कोई 5 कनाल का या कोई एक मुरब्बे का या कोई एक किले का वो पकड़ता है, उसको असेस करता है कि कपास इधर भी लगी हुई है, कपास साथ वाले में भी लगी हुई है, इसके साथ भी कपास लगी हुई है, इसके साथ भी कपास लगी हुई, लैंड का रकबे का थोड़ा बहुत जो है ना वो आगे पीछे हो सकता है, इसने 5 कनाल लगाई है, इसने 100 कनाल लगा दी है, इसने 10 कनाल लगाई, तो मतलब ये हो सकता है। अब ये ना इसको असेस करेंगे, एक मुरब्बे को पकड़ के उसको असेस कर लेंगे। अब कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे इस सारे की सारी लाइन में जितने मुरब्बे हैं, क्योंकि इन सबको जो है ना पानी भी सेम आ रहा है और इनकी ज़मीन की क्वालिटी जो है वो भी सेम है, और इस तरह की बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको देख के तो फिर इनको असेस कर लेंगे। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि इनको देखना कि एक एक केनाल में से या 5 जो भी उन्होंने अपना यूनिट रखा है, मैं फॉर एग्जांपल एक केनाल की बात करता हूँ कि एक केनाल की कपास जो है वो कितने में फ़रोख्त होगी और उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और उसके बाद जो है ना वो कितनी इनको बचत होगी, और बचत के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक टैक्स लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी 5 कनाल की कपास थी, वो फॉर एग्जांपल 50,000 की होगी, 50K की, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 50K के ऊपर टैक्स नहीं लेता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कहता है कि आपकी 5 कनाल की कपास थी जो 50,000 की हुई है, इसमें फॉर एग्जांपल आपका टोटल मिला के जो खर्चा हुआ है, जो आपने इसके ऊपर खर्च किया है वो 20,000 है, 20K। सो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 30K।
अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करता है वो आपको इससे प्रॉफिट से हमेशा टैक्स जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। सो असेसमेंट के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करने के लिए, और इस तरह जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके लिए इस टैक्स इस जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो एक्ट है 1967 का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये क्यों क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सो रेवेन्यू कलेक्शन पहले है जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, और तीसरा है लैंड जो असेसमेंट है, और उसके बाद जो है चौथा आपका अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर सेकंड है इसके मतलब। चैप्टर सेकंड में बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हो कि रेवेन्यू अफसर जो है वो कौन होता है। तो इंशाल्लाह आपको बड़ी चीज़ें ये जो है ना ये क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लियर है, आगे चलते हैं और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। अब चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है जी? चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसके 3 सेक्शंस हैं। मुझे ज़रा अलाउ करने दें जी। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहला सेक्शन जो है ना वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल ये है कि इसको हमने क्या कहना है। ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसका नाम क्या है? आपको पता है इसका नाम क्या है? दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। सेक्शन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसका सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 ये है कि ये जो पंजाब का ये जो एक्ट हमने सामने रखा हुआ, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है जिसका नाम हमने अभी रखा है, वो नाम हमने रखा है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा? ये आपका इम्प्लीमेंट होगा जी होल पंजाब के ऊपर, होल ऑफ द प्रोविंस, और साथ में उसने लिखा हुआ पंजाब। पहले जो है ना मैंने आपको बताया 1967 में जब ये इसको पास किया गया तो उस वक्त 2 प्रोविंसेस थे, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे प्रोविंसेस ने इस वजह से लिखा है, बाद में अमेंडमेंट करके इसमें यहाँ पे पंजाब को डाला गया कि ये सारे के सारे पंजाब के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्राइबल एरिया का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन करेगी, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वरना जो ट्राइबल एरियाज़ है हमारे, वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उससे बाहर है। पंजाब एक्ट जो है 1967 का, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर। अब यहाँ पे साथ साथ में आपने सोचते जाना है, आपका माइंडसेट जो है वो 1 पेपर के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि आपका माइंडसेट जो है वो कोई किसी और जो है ना वो तरीके से सोच रहा हो। अब इसमें देखिए, एक तो नाम कंफर्म हो गया, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? ये पूरे प्रोविंस के ऊपर, प्रोविंस मीन पंजाब के ऊपर, पूरे पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा? ये ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर तो सेक्शन जो सब सेक्शन 3 है सेक्शन 1 का, वो इसके बारे में इसको डील करता है कि आपका अगर आपने ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर क्या है? फिर ये होगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए अलाउ करेगी। ठीक है, ये लिखा है जी, गवर्नमेंट जो है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से अलाउ करेगी। देन फिर जो है ना वो आप इन एरियाज़ के ऊपर जो प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं, जो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, फिर आप उनके ऊपर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वरना ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा, अब देखिए सेक्शन 2 है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड देयर टू। अब ये क्या है? ये है जी इस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ लिया कि ये सारे पंजाब के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे करती है कि वो कहती है जी कि जो डीजी खान है ना, डीजी खान, उसमें कोई बीमारी की वजह से या इस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये डीजी खान का जो एरिया है ना, इससे इस साल में फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में हमने इससे रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो नहीं करनी। हमने जो रेवेन्यू का टैक्स था वो इससे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई बीमारी ऐसी आई है। वो आपको पता लोकस्ट की प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर आई थी मेरे ख्याल 2022 में। तो 22 में जी प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से फसलें सारी तबाह हो गई हैं। तो अब हम इनसे जो है ना वो नहीं लेंगे। या
कोई और ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो किसी सर्टन लैंड को एक्सेप्ट करना चाहती है कि इनसे नहीं आप ले सकते। ये एक्ट जो रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, ये इन एरियाज़ के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो गवर्नमेंट कर सकती है। ऊपर आपने पढ़ा है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो हर जगह पे पंजाब में इम्प्लीमेंट होगा एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज़। लेकिन इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट किसी एरिए को टैक्स फ्री करना चाहती है तो कर सकती है। वो कैसे करेगी? अच्छा, गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है वो बाय नोटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि वर्बल वो आपको कॉल आ जाएगी कि ये जनाब जो फैसलाबाद का एरिया है ना, इसको ज़रा मैंने 2 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दी है तो ये कर दें आप। तो ऐसे नहीं, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करेगी, वो नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आप तक पहुंचाएगा बतौर रेवेन्यू ऑफिसर्स। वो इंशाल्लाह आगे जाके बात करते हैं कि ये रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं और ये तहसीलदार क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, तो इसकी बात करते हैं। सो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप तक एक मालूमात पहुंच जाएगी कि ये एरिया जो है इससे भी आप रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आइए अब अगर देखें पंजाब में हमने इस रेवेन्यू एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है पूरे पंजाब में, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लग गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ड्यूटी लग जाती है जी साहिवाल। अब साहिवाल के जो तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार हैं वो इस रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक कलेक्शन भी करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन भी करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट को भी मेंटेन करवाएंगे और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी। लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान, वहाँ पे तो किसी किस्म की कोई फसल जो है वो काश्त नहीं की जाती। रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करनी होती है? रेवेन्यू कलेक्शन आपने जो जो फसलात जो है, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, उनसे लेना होता है। कि अगर कोई कपास हुई है, कोई कमाद हुआ है, कोई आपकी वीट हुई है, गंदम हुई है, तो उससे फिर आप रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे ना। तो यहाँ पे कब्रिस्तान में तो कोई ऐसी फसल होती नहीं है, तो इसका मतलब है कब्रिस्तान को जो है ना वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, कब्रिस्तान से किसी किस्म की रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो नहीं होगी। सो सेक्शन 3 जो है वो इसी को डील करता है। सेक्शन 3 ये कहता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। कहता है कुछ ऐसे सर्टन लैंड्स हैं जहाँ से जिनसे जो जहाँ पर ये एक्ट जो है वो वहाँ पे उतना ऑपरेशनल नहीं है, उतना नहीं मीन ऑपरेशनल ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कब्रिस्तान आ जाता है आपका, उसमें आपकी नहर आ जाती है, ठीक है, नहर का एरिया जहाँ पे पानी चल रहा है, आपका दरिया हो सकता है, नहर हो सकती है, कुछ इस तरह। सो इससे टैक्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फसल ही कोई नहीं है, हमने तो फसल से लेना है, पैदावार से हमने टैक्स लेना है। सो पैदावार मौजूद नहीं, कब्रिस्तान में कोई पैदावार नहीं हो रही, तो इस वजह से हम यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे, नहर पे हम टैक्स नहीं लेंगे। आपका विलेज है जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, तो घरों के अंदर तो किसी किस्म की पैदावार नहीं होती, मतलब जो फसलें होती हैं आपकी वो घरों के अंदर तो नहीं उगाई जाती। तो इसका मतलब है कि हम अपने जो विलेज एरियाज़ हैं, जो विलेज साइट्स हैं, उनसे भी हम जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे। सो ये एरियाज़ जो हैं ये एक्सक्लूड हैं इस जो आपका रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, इनके ऊपर भी आपका रेवेन्यू एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें जी है आपका टाउन और विलेज एंड इज़ नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, इनके लैंड रेवेन्यू इनसे जो है ना वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भी बाकी यहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन या जो आपके वर्ड्स हैं उनको नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसको देखेंगे। अगर देन फिर भी आपको समझ ना आए तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसके बारे में मेंशन करूँगा। और अगर फर्दर आपको समझ ना आए तो हम इसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे क्लास में। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो क्या है, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, और इसको जो कमेंसमेंट है, टाइटल है उसका क्या है, कौन कौन से एरियाज़ जो हैं उनको निकाला जा सकता है, और गवर्नमेंट किस किस एरिया को निकाल सकती है। गवर्नमेंट किसी भी एरिया को निकाल सकती है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। जो भी काम करवाएगी वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से करवाएगी। अब आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका डेफिनेशन का। अगर आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट को समझना है तो आपको जो है ना वो डेफिनेशन का सेक्शन आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अब डेफिनेशंस जो हैं वो उसमें सबसे पहला देखिए एग्रीकल्चरल ईयर। आपने वो मून ईयर सुना है क्या, लूनर ईयर्स, और उसके बाद जो है वो आपका ये जो हमारे क्या कहते हैं इसको, सन्ने ईस्वी है, इसको आपने देखा है।
जो जिसको इंग्लिश साल बोला जाता है, इसी तरह एक ईयर जो है वो एग्रीकल्चरल ईयर है। अब एग्रीकल्चरल ईयर कौन सा ईयर होता है? ये एग्रीकल्चरल ईयर आपका हमेशा, बल्कि हमेशा क्या, स्टार्ट ही आपका 1 जुलाई से होता है। 1 जुलाई से लेके अगला जो आपका होता है 30 जून तक, 30 जून तक आपका पूरे का पूरा एक, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल ईयर। 1 जुलाई और 30 जून तक, इस दौरान हमने जो रेवेन्यू कलेक्शन करनी होती है वो इस दौरान की जाती है। अब इसको आगे पीछे क्यों किया गया, मतलब इसको जो है ना वो उसके साथ क्यों नहीं लगाया गया? हमारा जो ईयर चलता है, जैसे हमारे जनवरी और फेब, यहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और देन दिसंबर पे एंड होता है, उसके साथ इसको क्यों नहीं लगाया गया? उसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है कि हमारे मुल्क में 2 तरह की फसलें होती हैं, एक खरीफ फसल होती है और एक हमारे पास जो है ना वो रबी की फसल होती है। अब ये भी बातें करेंगे इनके मतलब, ये खरीफ रबी और क्या है, इनके असल में मौसमों का मसला है। इनकी जो इसको काटने का टाइम होता है वो असल में ये है, तो उनके हिसाब से फिर जो है ना इस ईयर को, एग्रीकल्चर ईयर को एडजस्ट किया गया है। हमने अगेन आपको बताऊंगा कि सारे के सारे एक्ट का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। जो हमारे किसान हैं, जो लोग काश्तकारी कर रहे हैं, उनसे हमने गवर्नमेंट के लिए टैक्स लेना है। अच्छा, सो एग्रीकल्चरल ईयर आपका 1 जुलाई से लेके 30 जून तक आपका चलता है। अच्छा, इसमें अगर कोई चेंज करनी है, नहीं नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है नहीं, इस दफ़ा जो है ना वो 1 जुलाई से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इस दफ़ा जो है ना वो 10 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। 10 जुलाई से लेके अगला जो भी उन्होंने वो पूरा मैकेनिज़्म बनाया है, तो हम अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। रेवेन्यू ऑफिसर्स, इवन डीसी, कमिश्नर आपके जो है ना वो इसको चेंज नहीं कर सकते। कौन चेंज करेगा? वो चेंज करेगा जी आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, आगे जाके इसको डिटेल से बात करते हैं कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा इसकी पावर्स क्या होती हैं और ये क्या क्या कर सकता है। सो फिलहाल एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होता है जी आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। अगर इसमें कोई चेंज आपने करनी है तो वो आप नहीं कर सकते, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेंज करेगा। किसके ज़रिए से? विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो अप्रूवल लेगा किससे? गवर्नमेंट से। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, देखा नहीं गया है ऐसा पूरी जो रेवेन्यू की हिस्ट्री है। लेकिन अगर इसको चेंज करना भी पड़े तो इस तरह चेंज इसको किया जा सकता है, रूल्स इसके बारे में मौजूद है। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, सब सेक्शन 2 आपका, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है? एरियर्स का मतलब होता है बकाया जात, ठीक है। बकाया जात, जो बकाया रह गया आपका वो लैंड रेवेन्यू के बकाया जात। ऐसे होता है बाज़-औक़ात जो है ना वो एक किसान जो है उसने को 10 मुरब्बे जो है ना उसने ज़मीन थी उसके पास 10 एकड़, और उसके बाद जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से वो नहीं पे कर पाया इसको, इसके लैंड रेवेन्यूज़। तो इसके खाते में, इसके क्या कहते हैं, अकाउंट में इसके बकाया जात लिखे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लैंड एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो ऐसे रेवेन्यूज़ हैं जो क्या कहते हैं कि ऐसे जो अनपेड ड्यूज़ हैं आपके, रिमेन्ड अनपेड, ऐसे ड्यूज़ जो गवर्नमेंट के खाते में जाने थे और आप उसके जो है ना वो आपके ज़िम्मे थे, लेकिन आपने उनको पे नहीं किया, तो उनको हम कहते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मेरा ख्याल इसके बारे में आपको वैसे भी पता है। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर ईयर का आपको पता चल गया, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का आपको पता चल गया है। अब आगे चलते हैं असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल क्या होता है? ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात वैसे की थी, लेकिन अगेन इसको मेंशन करूँगा। सर्कल जो है ना, सबसे पहले तो ये समझ लें कि सर्कल क्या होता है। मुझे ये बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर है सबको? फाइनेंशियल ईयर, नहीं, डेफिनेशन इसमें कोई नहीं याद करनी है, आपने इनको ऐसे ही देखना है। इसमें एमसीक्यूज़ आपके आएंगे तो डेफिनेशन इतनी लंबी वगैरह कोई नहीं आएंगी, लेकिन आप इसको अगर समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने जिस दिन ये क्लास स्टार्ट की थी, मैंने आपको कहा था कि ये इंतहाई आसान काम है, लेकिन आपका इंटरेस्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया है इसको, आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन केस अल्लाह ना करे आप में से कोई रिकमेंड नहीं भी होता, तो फिर भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा जो रेवेन्यू का सिस्टम है वो चलता कैसे है। चलें जी, असेसमेंट सर्कल, इससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ ये सर्कल क्या होता है। अब देखें, एक
यहाँ पे लिखूँगा पंजाब। पंजाब एक प्रोविंस है। इस प्रोविंस को डिवाइड किया जाता है किस में, डिवीजन्स में। डिवीजन्स में इन डिवीज़न को आगे डिवाइड किया जाता है जी आपका डिस्ट्रिक्ट्स में। ये आगे जाकर देखेंगे चैप्टर 2 में, तो वहाँ पे उन्होंने इसकी डिवीज़न की हुई है, डिवीज़न ऑफ रेवेन्यू लैंड, कि रेवेन्यू लैंड को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे बाज़ औक़ात सब डिवीजन्स होती हैं, सब डिवीजन्स, या दूसरा जो वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए वो यूज़ किया जाता है तहसील्स। तहसील्स, ठीक है जी, तहसील्स हो गई। और उसके बाद फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है जिसमें होता है जी आपका रेवेन्यू सर्कल। सर्कल फ़िलहाल मैं रेवेन्यू को छोड़ के मैं सर्कल लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कल। और उसके नीचे होता है सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं स्टेट। स्टेट, ठीक है। सो टॉप पे पंजाब, उससे उसके बाद उसकी डिवीजन्स बनाई गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई, फिर सब डिवीजन्स और तहसील्स बनाई गई, फिर आपका सर्कल बनाया गया, फिर आपकी स्टेट बनाई गई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गांव में रह रहा हूँ और उस गांव का नाम है जी 245। यहाँ पे एक गांव है हमारे पास, उसका नाम है अब्बासपुर, और इसका हमने रिकॉर्ड भी तैयार किया था। सो अब्बासपुर जो है ना, मैं अगर कहूँ कि ये एक रेवेन्यू स्टेट है, रेवेन्यू स्टेट, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, रेवेन्यू स्टेट। अब रेवेन्यू स्टेट क्या होती है? रेवेन्यू स्टेट जो है ना वो रेवेन्यू का सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे हमने रेवेन्यू की कलेक्शन करनी होती है। अच्छा, इसको अगर उर्दू में देखें तो उर्दू में इसको कहा जाता है मौज़ा, मौज़ा, या इसको बोला जाता है मुहाल, मुहाल, मौज़ा या मुहाल। मौज़ा या मुहाल या रेवेन्यू स्टेट, ये तीनों एक ही नाम हैं, लेकिन इनके बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है। अगर वो चीज़ इनके पास नहीं है तो फिर हम इनको मौज़ा, मुहाल या रेवेन्यू स्टेट नहीं बोलेंगे। वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है जी आपकी रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बार बार आएगा, इसको आगे जाके मैं फर्दर एलेबोरेट कर देता हूँ। फ़िलहाल आप ये देखिएगा कि ये एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर मालकान के नाम लिखे होते हैं कि इस मौज़े में, इस मोहाल में, इस रेवेन्यू स्टेट में, इस गांव में। गांव का वर्ड मेरा ख्याल आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, मौज़ा और मोहाल आपको शायद में भी ना समझ आए। इस गाँव में कौन कौन सा बंदा जो है वो मालिक है, किस किस बंदे के पास जो है ना वो ज़मीन है, उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं। फ़िलहाल इतना ही शॉर्ट से वर्ड्स में मैं आपको यही बता सकता हूँ, लेकिन असल में ये कुछ चीज़ और है, उसके बारे में बातें करेंगे अभी। फ़िलहाल इसको ऐसे ही समझिए। सो स्टेट, सबसे छोटा यूनिट एक स्टेट होती है, एक मौज़ा होता है, एक मोहाल होता है, गाँव होता है जिसके पास अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, इसको बोला जाता है रजिस्टर हकदाराने ज़मीन। आपका रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, अब मेरा ख्याल है इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे शायद। अच्छा, रजिस्टर हकदाराने ज़मीन जिस मौज़े के पास, जिस गांव के पास, जिस विलेज के पास, जिस रेवेन्यू स्टेट के पास होता है उसको हम मौज़ा, मोहाल या रेवेन्यू स्टेट कह सकते हैं। अगर इनके पास अपना रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको रेवेन्यू स्टेट या मौज़ा या मोहाल इसको नहीं बोल सकते। अच्छा, सबसे छोटा यूनिट आपने देख लिया, वो गांव होता है, वो मोहाल होता है आपका। अगर 3, 4, 5 जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 मोहाल जो है ना, मोहाल नंबर 1, गांव नंबर 1, मोहाल मीन गांव, मोहाल नंबर 1, मोहाल नंबर 2, मोहाल नंबर 3, अब इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। ये सारे अपने अपने मोहाल हैं और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ जिसको हम कहते हैं सर्कल, ठीक है। यानी कि एक सर्कल में एक से ज़्यादा गांव मौजूद होते हैं, इसी वजह से उसको सर्कल बोला जाता है। अगर एक से ज़्यादा गांव वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको मोहाल कहेंगे। मोहाल या रेवेन्यू स्टेट या मौज़ा, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है जी आपके पास जो उस गांव है, जो गांव है वो मुतलका
उसमें जो है ना वो रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो मौजूद होना चाहिए। सो अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए को 3 4 5 10 15 जितने भी मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी किया हुआ है उन्होंने डिमार्केशन के हिसाब से, तो हम उसको कहेंगे सर्कल। सो सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसी कलेक्शन है, एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रुप ऑफ स्टेट्स। स्टेट आपको पता चल गया, स्टेट एक गांव है, यानी कि 3 4 गांवों को मिला के एक सर्कल बनाया जाता है, उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है। असेसमेंट ऑफ सर्कल, असेसमेंट ऑफ सर्कल क्या है? असेसमेंट ऑफ सर्कल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोहाल नंबर 1 जो है, आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने कुछ मुलाजमीन जो हमारे ये जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे पटवारी हजरात हैं, वो जो है ना इसको जाके असेस करते हैं, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी रेवेन्यू ऑफिसर की ज़िम्मेदारी लगा सकता है, तो उसको जो है ना वो जाके किया जाता है, असेस किया जाता है। असेसमेंट क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोहाल नंबर 1 में जी कमाद जो है उसको लगाया गया है, इसमें भी कमाद लगा हुआ है और इसमें भी कमाद लगा हुआ है। ठीक है, शुगर केन। अब ये भी नहरी पानी के साथ सिराब हो रहा है मोहाल नंबर 1, ये भी नहरी के साथ हो रहा है, ये भी नहरी के साथ हो रहा है। अगर ज़मीन की क्वालिटी देखी जाए और उसकी प्रोड्यूस और पैदावार देखी जाए तो वो भी सेम है। तो फिर क्या किया जाता है, किसी एक टुकड़े को, किसी एक पीस ऑफ लैंड को पकड़ के उसको देखा जाता है कि इसके अंदर कमाद लगाया था, कितनी पैदावार हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इसमें खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें निकाल के फिर एक असेसमेंट दी जाती है कि मोहाल नंबर 2 जो है वो भी इतने टैक्स देगा, मोहाल नंबर 3 भी इतना ही टैक्स देगा। इनको असेस नहीं किया जाता। असेसमेंट सिर्फ एक ही गांव की जाती है। उस गांव को करने के बाद दूसरे जो गांव है ना उनको फिर उसी हिसाब से टैक्स जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक एक गांव को असेस करना और उसके बाद फिर उनको अलग-अलग से जो उनके ऊपर जो टैक्स है उसको आयद करना पॉसिबल नहीं है। इतना जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि इतने शॉर्ट से टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ईयर में इसको किया जा सकता है। बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए डेफिनेटली आपको मैन पावर भी चाहिए, तो वो मैन पावर भी इतनी नहीं है और इतना पॉसिबल भी नहीं है। सो एक मोहाल को असेस कर लिया जाता है, फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उसका टैक्स बनता है, वो सारे के सारे जो उसके उसी की तरह के जो होमोजीनियस, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा होमोजीनियस, यहाँ पे लिखा हुआ जी होमोजीनियस टाइप के जो आपके होते हैं मोहाल या रेवेन्यू स्टेट्स, उनके ऊपर जो है वो फिर वैसे ही टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उनको असेस नहीं किया जाता। सो इसको हम कहते हैं असेसमेंट सर्कल। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। मुझे ज़रा बताइए, आप लोग सो तो नहीं गए? आवाज़ वगैरह बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर मौज़ा में फ़र्क हो तो मौज़ा में फ़र्क मीन जी चलें जी। आपको ये लग रहा है वैसे कि मज़ेदार सिस्टम है रेवेन्यू का एक्ट को पढ़ना? क्या ख्याल है? कमेंट में मुझे बताएं, मैं ताकि तसल्ली हो कि आप लोगों को समझ भी आ रही है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? बाकी लोग बोलिए ज़रा। आमिर, गुड, तसव्वुर सर, राइट क्या चीज़ है वो करते हैं बातें। मोहसिन, अभी फ़िलहाल आप ये बोरिंग किनको लग रहा है? ये अलीज़ा को लग रहा है। अलीज़ा को मेरे ख्याल समझ ही नहीं आ रही शायद। मौज़ा छोटा बंदा हो और हाँ, वो करते हैं बातें इसके ऊपर। ये अभी फ़िलहाल आप इसको समझे ना, अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप इसको समझते जाएं। आगे जाके सारी चीज़ें बात करेंगे कि किसको छोड़ा जा सकता है, किसको आप जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। किसी का काम छोटा, किसी का जो है ना वो बाज़ औक़ात प्रोड्यूस जो पैदावार होती है वो छोटी थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है। अब उसके ऊपर जो है ना वो हमने टैक्स इम्पोज़ करना, तो कैसे करना और कौन कौन से तरीक़े कार, इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं अगर आप इसको जो है ना वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। चलें, छोड़ें इसको। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है जी? ये डेफिनेशन अभी करता जा रहा है, हर चीज़ की डेफिनेशन कर रहा है कि ये मैंने वर्ड्स का यूज़ करना है उसमें एक्ट में, 1967 के एक्ट में। आप लोग इनको पहले अज्यूम कर लें कि जब भी मैं असेसमेंट सर्कल की बात करूँगा तो जो मैंने बातें की हैं ये वही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करूँगा तो ये वही होगा जो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब है दी पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सॉरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर दी एस्टेब्लिश्ड अंडर दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। ये याद रखने वाली बात है आपकी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किस एक्ट के तहत बना था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के मुताबिक बना था। याद रखिएगा, इसको एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद आइए, जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान है इसको समझना। जो थोड़े बहुत जो है वो सिटीज़ में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। चलें,
हम इसके बारे में बात करते हैं। सब सेक्शन आपका 5 है, बाउंड्री मार्क्स। बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं? बाउंड्री मार्क्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी जी एक मुरब्बा ज़मीन है, ये मेरा मुरब्बा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मुरब्बा नंबर जो है वो मेरे पास है जी 15, 15/30। ये बटे क्या होते हैं ये इंशाल्लाह बाद में बातें करेंगे। फ़िलहाल चलें, आप बटे को छोड़ें, आप कह दें मेरे पास मुरब्बा नंबर 15 है, ठीक है। और मेरा साथ वाला जो बंदा है उसके पास मुरब्बा नंबर 16 है, इसके पास जी 16 मुरब्बा नंबर है, और इसके पास 15 मुरब्बा नंबर है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा मुरब्बा जो है ना वो पर्सन ए को कैसे पता चलेगा कि मेरा मुरब्बा यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इसके बाद अगला जो मुरब्बा है वो मुरब्बा नंबर 16 है? इसके लिए ये किया जाता है कि इनके दरमियान एक बन्ना बनाया जाता है, जिसको हम पंजाबी में वट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बैंड कहते हैं। सो बन्ना, वट या बैंड ये बनाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने के लिए? इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। और ये बन्ना, वट या बैंड ये किसी तरीके से भी बन सकता, या मट्टी से, मोस्टली आप पंजाब में देखेंगे तो ये मट्टी से बना होता है। थोड़ी थोड़ी सी मट्टी लेके इसको ऊपर से इधर करके तो वो एक पूरी लाइन बनाई होती है, ताकि एक आदमी की ज़मीन एक साइड पे, दूसरे के एक साइड पे, दरमियान में वो वट बनाई जाती है। उसको हम बन्ना कहते हैं, वट कहते हैं या बैंड कहते हैं। और इसको हम कहते हैं जी बाउंड्री मार्क। ये है हमारा सब सेक्शन 5 बाउंड्री मार्क के बारे में। अब बाउंड्री मार्क जो है वो कैसे बनाई जाती है? बाउंड्री मार्क आप मट्टी से बना सकते हैं। बाउंड्री मार्क आप जो है वो यहाँ पे वो जो आर्मी ने लगाए थे बॉर्डर के ऊपर, क्या बोलते हैं उनको, वो जो इन्होंने लगाए थे, फिंस किया था इसको, बॉर्डर को फिंस किया था, तो वो। और उसके बाद जो है वो आप पत्थरों से बना सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी तरीके से आपने एक निशानदेही करनी है कि यहाँ से मेरी ज़मीन ख़त्म हो गई, अगले बंदे की ज़मीन स्टार्ट हो गई। इसको हम कहते हैं बाउंड्री मार्क। अब ये बाउंड्री मार्क लगाएगा कौन? क्या पर्सन ए और पर्सन बी, ये पर्सन ए लगा सकता है या बी लगाएगा? इसको कौन लगाएगा? इनमें से कोई बंदा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इसमें जो है ना वो गलती की, या इसमें जो है ना वो लालच की गुंजाइश हो सकती है। पर्सन ये कहता है मैं बाउंड्री मार्क मेरा यहाँ पे बन रहा है, तो मैं बजाय यहाँ पे करने के मैं को 2-3 किले और ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा यहाँ पे बनता है। और रेवेन्यू के को 80% जो मैटर्स हैं वो इसी बनने की वजह से होते हैं कि मेरी जो है ना वो ज़मीन कम है, मेरी ज़मीन में वो खाल आ गया, तो ये बंदा जो है ना इसकी ज़मीन की पैमाइश की जाए, इसने मेरी ज़मीन ले ली है। तो इस तरह के केसेस जो है ना वो रेवेन्यू में आपने डील करने हैं। सो बनना बाउंड्री मार्क। अब इसको डिसाइड किसने करना है कि इसकी ज़मीन कहाँ से ख़त्म होती है और इसकी कहाँ पे स्टार्ट होती है? इसको डिसाइड करना है जी रेवेन्यू ऑफिसर ने। रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है ये बात करते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी के बारे में है। फ़िलहाल आप ये समझें, मैं एक वैसे आपको दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ये आपका तहसीलदार होता है। रेवेन्यू ऑफिसर वैसे और भी बड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये कहेंगे कि ये हमारा तहसीलदार जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर ये बाउंड्री मार्क जो है वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी पर्सन ए को कहेगा कि आपकी ज़मीन ये है, और पर्सन बी को कहेगा कि आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैंने बाउंड्री मार्क लगा दिया दरमियान में, अब इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर इसको कोई बंदा छेड़ेगा उसकी पनिशमेंट भी है, आगे जाके देखेंगे उसकी पनिशमेंट्स क्या हो सकती हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो बाउंड्री मार्क आपके पास हो गया, जिसको हम बनना कहते हैं, जिसको हम मैंड कहते हैं, या जिसको हम जो है वो वट कहते हैं। उसके बाद आइए कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब ये जो एक्ट है आपके पास, इसके कमेंसमेंट्स कब होनी है, कब ये लागू हो जाए? कमेंसमेंट लागू होना, लागू कब होगा? ये उस वक्त लागू होगा जब गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी ये लागू हो जाएगा। तो ये एक सादा सा इसके पॉइंट नंबर 6 था, ये इतना ज़्यादा देख लीजिएगा इसको ज़्यादा। उसके बाद डिफ़ॉल्टर यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है एक, डिफ़ॉल्टर। अब डिफ़ॉल्टर कौन होता है? ऐसा बंदा जिसने गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, वो एरियर्स, जो आपने वर्ड पढ़ा था एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसने गवर्नमेंट के एरियर्स देने हैं उसको हम डिफ़ॉल्टर कहेंगे। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको पकड़ लिया गया, आपने क्योंकि पैसे देने थे, ए पर्सन ने पैसे देने थे गवर्नमेंट के एरियर्स, तो जो मुतलका जो रेवेन्यू ऑफिसर है
वो इसको जो है ना वो पकड़ लेता है, इसको जो है ना वो जी इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और जब इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये आपको गवर्नमेंट ये पैसे जो है ना गवर्नमेंट के एरियर्स ये आपको रिकवर कर देगा, ये दे देगा आपको। वो श्योरिटी बंदा देता है। श्योरिटी वाला बंदा भी जो है अगर ये पैसे नहीं देगा तो फिर हम श्योरिटी वाले बंदे को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं और उससे अपना गवर्नमेंट के पैसे जो है वो ले सकते हैं। सो डिफ़ॉल्टर, उसको भी डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा। ये श्योरिटी जिसने दी है ना कि हाँ ये गवर्नमेंट के पैसे दे देगा, आप इसको छोड़ दें, मेरी श्योरिटी पे छोड़ दें। आप एक श्योरिटी बॉन्ड लेंगे उससे, और वो जो जिसको हम फ़र्द कहते हैं, फ़र्द के ज़रिए से एक श्योरिटी जो है वो ली जाती है और देन फिर जो है ना उसको छोड़ा जा सकता है। और रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेदारी है, बल्कि इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, इसके इख्तियारात हैं कि वो उसको छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है। अच्छा, तो ये श्योरिटी अगर वो नहीं देता एरियर्स ऑफ गवर्नमेंट तो श्योरिटी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और फिर ये जो जितने रिमेनिंग जो ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, जो एरियर्स हैं, वो फिर श्योरिटी से लिए जा सकते हैं। और बाकी जो है ना वो ठीक है, बाकी बिल्कुल आपके जितने गवर्नमेंट के एरियर्स हैं आप इससे जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं, किससे? श्योरिटी से। अब आइए इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई रुकावट बन जाना, ठीक है, रुकावट बनना इंग्लिश का वर्ड है और इसमें मेरा ख्याल इसका मतलब रुकावट होता है। अब ऐसे है कि अच्छा देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास ज़मीन है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक घर है 10 मरले का, ठीक है, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। पर्सन ए के पास घर है जी 10 मरले का और पर्सन बी को उसने सेल करना है। तो ऐसे होगा कि बी से पैसे लेगा और ए जो है वो जाके रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके सब रजिस्ट्रार जो है उसके सामने जाके बयान देगा, और बयान के बाद ये ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये तरीक़ाकार है इसका। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 10 मरले का मैंने प्लॉट लिया है, ये मेरे पास जो था घर था, इस पे मैंने कर्ज़ा लिया हुआ, किसी बैंक से मैंने कर्ज़ा लिया हुआ, या जो कोई सिविल कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है उसने इसके ऊपर जो है ना वो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि ये बंदा सेल नहीं कर सकता, ये बंदा सेल नहीं कर सकता। अब इसका मतलब है कि ये एक ना इसके अंदर रुकावट है, ये बंदा सेल नहीं कर सकता। अगर इसने कर्ज़ा लिया है तो जो हमारे पटवारी हैं वो लिखेंगे अपने रजिस्टर में, रजिस्टर जो जमाबंदी है उसके अंदर लिखा जाएगा कि इस बंदे ने, पर्सन ए ने, जिसका रकबा था 10 मरले और फ़लाँ जगह पे इसका रकबा था और फ़लाँ मुरब्बा में फ़लाँ किला में इसका रकबा था, उसके आगे खाना कफ़ियत होता है एक, उस कैफियत में लिखा जाएगा कि इस बंदे ने कर्ज़ा लिया हुआ, जब तक ये कर्ज़ नहीं देता तब तक ये अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। सो एक रुकावट आ गई कर्ज़ की। अगर किसी ने कर्ज़ लिया हुआ अपने प्लॉट के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर, तो वो उसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड में वो चीज़ मौजूद है। जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा तब तक वो उसको सेल नहीं कर सकेगा। दूसरी रुकावट ये है कि स्टे ऑर्डर हो सकता है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने स्टे दिया हुआ कि नहीं नहीं जी आप इसको नहीं कर सकते, अभी मैटर जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो आप इसको जो है वो नहीं सेल नहीं कर सकते। सो दूसरी इनकम्बरेंस आ गई, आपकी दूसरी रुकावट आ गई इसमें। सो इस तरह ये मेंशन किया हुआ इसने, इनकम्बरेंस मींस अ चार्ज अपॉन चार्ज और क्लेम। क्लेम का मतलब होता है वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मामला चला जाता है सिविल कोर्ट में। तो जब सिविल कोर्ट में मामला जाता है तो वो इसके ऊपर स्टे देते थे कि कोई बंदा इसको सेल नहीं करेगा, चाहे जिसकी प्रॉपर्टी है मैं डिसाइड करूँगा बतौर जज कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो सिविल कोर्ट इसको डिसाइड करती है कि ये फ़लाँ बंदे की प्रॉपर्टी है, तो वो फिर स्टे जो ख़त्म हो जाता है। अगर उसने कर्ज़ लिया तो वो भी ठीक है। स्टेट की हमने बात कर ली हुई है, इसकी बात नहीं करेंगे। अब होल्डिंग की बात करेंगे। होल्डिंग क्या होती है? अब देखें, एक मुरब्बा है, मुरब्बा नंबर 10, उसके अंदर मेरे पास जो रकबा है, मेरे पास एक किला रकबा है और वो किला है जी मेरे पास किला नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो वर्ड बोला जाता है वो किला बोला जाता है, ठीक है। मोस्टली क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में आप, क्योंकि पंजाब में और किसानों के साथ डील करना होता है तो इसको किला ही बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको किला बोल सकते हैं लेकिन किला मैं इसको बोलूँगा।
मुझे ये पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सो होल्डिंग, होल्डिंग में ये है कि 10 मुरब्बा नंबर 10 में मेरे पास 1 किला रकबा है, तो मेरी ये होल्डिंग है, मेरी ये होल्डिंग है। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बैरियर टाउन में 10 मरले का प्लॉट है, तो मेरी ये 10 मरले का जो प्लॉट है ये मेरी होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी चीज़ के आप मालिक हैं। तो जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, जितनी आपके पास ज़मीन है, उसके जितने मालिक हैं, जितनी भी वो प्रॉपर्टी बनती है वो आपकी होल्डिंग रहेगी। सो होल्डिंग जब भी इस्तेमाल होगी, इसका मतलब है आपके पास जितनी ज़मीन है वो होल्डिंग है। ठीक है। इरिगेटेड लैंड, ऐसी लैंड जिसको सैराब किया जा सकता है, किसके साथ, कैनल के साथ, ट्यूबवेल के साथ, और इस तरह बाकी स्प्रिंग के साथ बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसी ज़मीन जिसको हम सैराब कर सकते हैं उसको हम कहेंगे इरिगेटेड लैंड। वर्ड आता है जी कानून गो या कानून गो। कानून गो भी वर्ड यूज़ किया जाता है और कानून गो भी वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे वर्ड असल में देखा जाए तो ये वर्ड बनता है कानून गो, कानून गो। अब ये कानून गो क्या होता है? अगर हम देखें एक जो हायरार्की है रेवेन्यू में, रेवेन्यू में जो टॉप पे जो हमारे क्या कहते हैं उसको ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर, वो सबसे पहले आपका आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसको हम कहते हैं SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। उसके नीचे आ जाएं, उसके नीचे आते हैं जी कमिश्नर्स। कमिश्नर्स, ठीक है, कमिश्नर्स। कमिश्नर भी आपका एक रेवेन्यू अफसर होता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर SMBR, और उसके बाद जो आपके कमिश्नर्स हैं वो आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स। उसके बाद DCs, डिप्टी कमिश्नर्स, DCs ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, इसको बोला जाता है AC फर्स्ट, और एक होता है जी आपका AC2। और पंजाब में यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को भी AC को भी डाल दिया गया है। बाकी जो हैं आपके क्या कहते हैं उसको, बाकी जो प्रोविंसेस हैं उसमें AC को जो है ना वो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर नहीं लिया जाता। सो फिलहाल हम ये अगर जो आपका ये जो रेवेन्यू एक्ट है इसमें भी देखेंगे चैप्टर 3 में जाके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि AC का वहाँ पे यूज़ जो है वो नहीं किया गया। अभी फ़िलहाल हम इसमें भी AC का यूज़ नहीं करते। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट जो होता है AC फर्स्ट, वो आपका तहसीलदार होता है, तहसीलदार। और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 या AC2 जो होता है वो आपका नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार। ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए ज़रा टाइम कितना रह गया, अंडर अ मिनट। चलें ऐसे करते हैं, आपको 5 मिनट की ब्रेक देते हैं और फिर अगेन आप ज्वाइन कीजिएगा और इसको कंटिन्यू रखते हैं। आज मेरा इरादा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बतानी है, ताकि आपको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, जी हुक्म इम्तनाई, बिल्कुल स्टे ऑर्डर, हुक्म इम्तनाई बोलते हैं, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना वो मेन चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाए, और हम इसके जो मेन फंक्शंस हैं, जो असल में ज़िम्मेदारी हैं जो हमने पढ़नी है, जो हमारे पेपर में आनी है, तो उस तक जल्दी जल्दी से पहुँचें। आप लोग कोशिश कीजिएगा, मुझे अगेन ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ज्वाइन नो का मैसेज आएगा, आप लोग ज्वाइन करें, फर्दर बातें करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।